हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो एयर के गेट के डिस्कस करेंगे। मैंने बायोकेमिस्ट्री का पार्ट उठाया है। गेट लाइफ साइंस का पार्ट है। इस पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल 1 mg per ml do not absorb at 280 nanometer in an aqua solution of pH 7 at room temperature? First option is poly DG, second option is ATP, third phenylalanine and fourth is tyrosine. देखिए, मैं पता है कि टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन अप्रॉक्स 280 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अगर हम वहीं पर फिनाइल एलेनिन की बात करें तो एब्जॉर्ब करती है 257 नैनोमीटर पर। 257 नैनोमीटर पर। तो यहाँ पर किसके लिए पूछा जा रहा है कि 280 नैनोमीटर पर कौन एब्जॉर्ब नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर इज फिनाइल एलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ मॉलिक्यूल दैट फॉर्म्स अ डोनर एक्सेप्टर एनर्जी ट्रांसफर पेयर with the densyl group is aspartate, histidine, lysine, tryptophan. The correct answer is tryptophan. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। स्टेशनरी फेज यूज्ड इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज कंपोज्ड ऑफ। देखिए, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अगर तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द स्टेशनरी फेज। देखिए, देखिएगा मेरी बात, काफी सारे मटेरियल यूज्ड होते हैं आपके साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में, जैसे कि सिफाडेक्स, जैसे कि एगेरोस, पॉलीएक्रिलामाइड, सेफेरोस। ये सारे मटेरियल क्या हैं आपके, यूज होते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी, सेफेरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वोवल हाइपोथेसिस, आइनोसिन एट द थर्ड पोजीशन ऑफ द एंटीकोडॉन कैन नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद। तो देखिए, अगर बात की जाए आइनोसिन की, आइनोसिन किस किस के साथ बॉन्ड बना सकता है? आइनोसिन आपका ए के साथ बॉन्ड बनाता है, सी के साथ बॉन्ड बनाता है और यू के साथ भी बना सकता है। इन तीनों में से किसी के साथ भी बना सकता है, लेकिन वो जी के साथ कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकता। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, pKa वैल्यू ऑफ द ग्वानिडीनियम ग्रुप ऑफ आर्जिनिन इज। आर्जिनिन की, आर्जिनिन के ग्वानिडियम ग्रुप की pKa वैल्यू क्या है? देखिएगा, इसको बहुत इजी है याद करने का तरीका, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको कुछ की याद रखनी है बस। C एंड Y, C इज सिस्टीन की अप्रॉक्स 8 होती है, टायरोसिन की अप्रॉक्स 10 होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें आपके पॉजिटिव ग्रुप की तरफ, देखिए ऋतिक से याद रखिएगा, HRK ऋतिक, H इज 6, देन 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया 12, देन 2 का माइनस कर दीजिए इस 12 में से, कितना हो गया 10। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, H की 6, R की 12, K की 10। ठीक है। आपके नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप बचे। नेगेटिव की अगर हम बात करें, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। एस्पार्टेट की होती है 3 एंड ग्लूटामेट की होती है 4। तो द करेक्ट आंसर इज, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आर्जिनिन के बारे में। आर्जिनिन का क्या होगा? देखिए, आर, आर इज व्हाट, 12, अप्रॉक्स 12 है। फोर्थ ऑप्शन क्या है करेक्ट, 12.50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट है द नॉन को एंजाइम वाइटामिन इज। आपसे पहले तो देखिए, आपको समझ में आना चाहिए कि को एंजाइम्स वाइटामिन होते क्या हैं। तो अगर हम को एंजाइम्स वाइटामिन की बात करें, देखिएगा ध्यान से, देखिए एंजाइम्स को, एक मिनट, एंजाइम्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। एक होते हैं आपके सिंपल एंजाइम्स और एक होते हैं आपके कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, उन्हें आप बोलते हैं सिंपल एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में क्या होता है, आपका प्रोटीन पार्ट होता है एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन एज वेल एज नॉन प्रोटीन, वो होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है। अब जो ये नॉन प्रोटीन है, ध्यान से सुनिएगा, जो ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, इसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए कि मैंने कोफैक्टर को रिमूव कर दिया,
कोफैक्टर को अगर मैं प्रोटीन पार्ट से, कॉन्जुगेटेड पार्ट से, ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, ठीक है, इसमें से मैं अगर आपका नॉन ये कोफैक्टर को रिमूव कर रही हूँ, नॉन प्रोटीन को रिमूव कर रही हूँ, तो क्या बनेगा आपका एपो एंजाइम। क्या बनेगा आपका एपो एंजाइम। अगर मैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम में से कोफैक्टर को निकाल दूं जो कि नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, उसे निकाल दूं तो वो एपो एंजाइम बनेगा। और ये जो एपो एंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं, बायोलॉजिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये कोफैक्टर जो है ये क्या रोल प्ले करता है, ये कैटालिटिक एक्टिविटी में रोल प्ले करता है। कोफैक्टर किस में रोल प्ले करता है, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी में। जब आप कोफैक्टर को ही निकाल देंगे तो क्या होगा, आपका जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब जो ये कोफैक्टर होते हैं ये आइदर कोवलेंटली लिंक्ड हो सकते हैं या फिर नॉन कोवलेंटली लिंक्ड हो सकते हैं। और कुछ कोफैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिंपल मेटल आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, सिंपल मेटल आयंस की या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होती है, हम बोलते हैं कोएंजाइम्स। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कोफैक्टर को कुछ सिंपल मेटल आयंस भी हो सकते हैं, कोफैक्टर्स आपके कुछ मेटल आयंस भी हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कोएंजाइम। ठीक है, जितने भी जितने भी विटामिन बी के जैसे कि विटामिन बी 1 हो गया थायमीन, विटामिन बी 2 हो गया आपका राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3, देन बी 6, जितने भी बी 12, ये सब क्या हैं आपके सारे कोएंजाइम हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें, देखिए ये क्या है, विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, फोलिक एसिड है ये आपका, ठीक है, ये आपका निकोटिनिक एसिड है और ये थायमीन है। तो ये तीनों क्या है, विटामिन बी के हैं, ये क्या है, विटामिन बी है। जबकि ये क्या है, विटामिन सी है, तो ये क्या है, द नॉन को एंजाइम विटामिन है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एंजाइम्स आपके दो क्लास में क्लासिफाइड होते हैं, एक होते हैं सिंपल एंजाइम, एक होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम्स बेसिकली आपके सिर्फ अमाइनो एसिड के बने होंगे, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स प्रोटीन एज वेल एज नॉन प्रोटीन कंपोनेंट के बने होते हैं। जब आप कॉन्जुगेटेड एंजाइम में से कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे तो आप उसको बोलते हैं एपो एंजाइम, जो कि बायोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब और आप ध्यान सुनिए, एंजाइम प्लस कोफैक्टर को मिला के क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। क्वेश्चन पूछ लेते हैं या ज्यादातर एग्जाम में, होलो एंजाइम। ठीक है, अगर माइनस कर देंगे हम तो एपो एंजाइम, अगर दोनों को प्लस कर दे रहे हैं तो होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम बन जाता है। ठीक है, अब तो आपके कुछ कोफैक्टर्स ऐसे होते हैं, सिंपल मेटल आयंस हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं को एंजाइम्स, या फिर विटामिन हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, को एंजाइम्स। तो अब आपसे ऊपर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नॉन को एंजाइम विटामिन कौन सा है। देखिए, फोलिक एसिड, थाइमीन, निकोटिनिक एसिड, ये सब क्या है, बेसिकली आपके विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी है आपका। तो नॉन को एंजाइम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, telomerase has a function similar to DNA dependent DNA polymerase, RNA polymerase, DNA gyrase, reverse transcriptase। देखिए आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि जो आपका टेलोमेरेज होता है वो क्या है, आपका एक्ट करता है, उसका फंक्शन तरह होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह। इट मींस दैट वो डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, ध्यान से सुनिएगा, डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा, लेकिन आरएनए पे डिपेंड रहेगा, आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करेगा। तो हम कह सकते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सिंथेसिस किसकी होगी, डीएनए की, लेकिन किस पे डिपेंड है, आरएनए के टेम्पलेट पे डिपेंड है। अगर देखिए कुछ बार पूछ लिया जाता है टेलोमरेज को लेकर, कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि टेलोमरेज की एक्टिविटी किस सेल्स में नहीं पाई जाती, या मतलब मोस्टली वो एक्टिविटी उसमें एब्सेंट होती है। आंसर आएगा इसका सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में कोई भी फॉर्मेशन नहीं होती है टेलोमरेज एंजाइम की। सोमेटिक सेल में क्या होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ टेलोमरेज एंजाइम।
इस टाइम। अच्छा, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेलोमेरेज किस टाइप की एक्टिविटी कंटेन करता है। बेसिकली ये क्या है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है। टेलोमेरेज क्या है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, मीन्स आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है टेलोमेरेज, ठीक है। और जो टेलोमेरेज होता है जी रिच स्ट्रैंड होता है, क्या होता है, जी रिच स्ट्रैंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the following enzyme is used in polymerase chain reaction? कौन सा एंजाइम यूज होता है पीसीआर में? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम सबको पता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर में कौन सा एंजाइम यूज है, टेक पॉलीमरेज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन हिपेटोसाइट्स द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अकर्स इन। तो देखिए हिपेटोसाइट्स, हिपेटिक सेल्स की बात हो रही है आपकी, ठीक है। हिपेटिक सेल्स की अगर बात की जाए तो डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स का कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। बेसिकली जो जीनोबायोटिक्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, जीनोबायोटिक्स का रिमूवल होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इस जीनोबायोटिक्स के रिमूवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 जो है रिस्पॉन्सिबल है जीनोबायोटिक्स के रिमूवल के लिए स्मूथ हिपेटिक सेल्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, हिपेटिक सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रोल प्ले करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the following antibiotics can form ion channel in the bacterial membrane? एम्पिसिलिन, ग्रामिसिडिन ए, जेंटामाइसिन, राइफेम्पिसिन। देखिए मैं इसके लिए चार्ट भी लेके आई हूँ, वैसे इसका करेक्ट आंसर है बी, ग्रामिसिडिन ए। देखिए जो एम्पिसिलिन है आज आपकी, वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन में रोल प्ले करती है। किसमें रोल प्ले करती है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन में। जो आपकी बात की जाए जेंटामाइसिन की, वो प्रोटीन सिंथेसिस रोल प्ले करती है। तो आपकी राइफेम्पिसिन की बात की जाए तो वो न्यूक्लिक एसिड रोल प्ले करती है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो फॉर्म करती है आयन चैनल बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में, तो क्या आंसर आएगा, ग्रामिसिडिन। और ये आपको थोड़े रोल जो है याद होने चाहिए एंटीबायोटिक्स की, ये आप लोग याद कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक किस में रोल प्ले करते हैं, जैसे कि क्लोराम्फेनिकोल प्रोटीन से रोल प्ले करता है, जेंटामाइसिन प्रोटीन से, आपको पता होनी चाहिए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।